और इसी बीच मैं बुलाना चाहूँगा युवाओं की जो आवाज़, बेरोजगारों की आवाज़ और सरकार या फिर मैं कहूँ उनको सतर्क करने वाली आइडिया तो आपको लग ही गया होगा, बहन श्वेता ढुंजी को। चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां आपकी कम बढ़ रही है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी सत्य वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतने बढ़िया प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। मंच पे मौजूद सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार है। पूरे गांव से मौजूद यहाँ पर बड़े बुजुर्गों व युवाओं, यहाँ मेरे छोटे बहन भाइयों, मौजूद टीचर्स, सभी को मेरा दिल से आभार नमस्कार है। आज आप लोगों ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का एक प्री टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट टाइप। यहाँ इस मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, कितनी और करनी बाकी है, ये आपके स्कोर से आपको पता चल जाएगा। ये रियलिटी चेक रहेगा। ये आप ये मान के चलिए कि छोटा सैंपल साइज है, छोटे सैंपल साइज में आप कहाँ पे हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो अब उसे कई गुना बढ़ा दें, वो पूरे हरियाणा का रहेगा, राइट। तो यहाँ आपने देखना है कि आपकी कहाँ कमी रहेगी, कौन सी आपकी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है, कहाँ कितना आपको पढ़ना है, कितनी और तैयारी करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अनाउंस किया था कि 5 और 6 नवंबर को CET हो रहा है। संयोग से उस समय मैं विधानसभा में ही मौजूद थी और ये हमारे अहम से विधायक हैं बलराज गुंडू भाई साहब जी, उन्होंने क्वेश्चन लगाया था और इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने उन्हें आग्रह किया था कि प्लीज़ ये क्वेश्चन लगा के फटाफट पूछ लें आप कि कब आ रहा है, ये CET कब हो रहा है, क्योंकि बच्चों के मन में संशय चल रहा था। तो अब इसी तारीख को कंफर्म्ड मानते हुए हमने ज़बरदस्त तैयारी करनी है और ज़बरदस्त तैयारी करें। मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच दे के चले जाऊँ और आप मोटिवेट हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ना ही होने वाला है। वो है ना कि हम साथ के साथ भूलते जाते हैं, तो भूलना नहीं है। कैसे सफल होंगे? तब सफल होंगे जब इसको सांस लेने जितना ज़रूरी समझ लेंगे कि जितना सांस लेना ज़रूरी होता है ना, उतना ही मुझे ये एग्ज़ाम पास करना है, इतना ज़्यादा ज़रूरी मान के चलना पड़ेगा। 2 सिनेरियो पे आती हूँ मैं। पहला, डिस्ट्रैक्शन पे बात करना चाह रही मैं। डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, हमें बैठे हैं, किताब खोल रखी है, पढ़ रहे हैं, एक ही पन्ना खोल के बैठे हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 4 घंटे से एक ही पन्ने पे बैठे हुए हैं। माँ बोल रही अरे पढ़ रहे हैं, पापा बुला रहे अरे पढ़ाई कर रहे हैं, CET आने वाला है ना, लेकिन मन में क्या चल रहा है? उसी पन्ने पे बैठे हो। सच्चाई तुम्हें पता रहती है, सच्चाई पेरेंट्स को किसी को नहीं पता होती, उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं उस चीज़ के साथ, कितनी कितनी शिद्दत से आप चाहते हैं नौकरी, वो आपको अंदरूनी तरीके से, अंदरूनी तौर पे पता होगा। तो डिस्ट्रैक्शन, आप फ़ोन खोल के बैठ गए, फेसबुक चला लिया, ट्विटर चला लिया, चैटिंग कर ली, व्हाट्सअप चला लिया, या किसी दोस्त ने फ़ोन कर लिया कि चलो बाहर घूमने चलते हैं, या ऐसा कुछ भी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये सभी को होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है गलत है, नहीं नहीं नहीं, मेडिटेशन करो और पढ़ना, ये नहीं। डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, लेकिन उसको ओवरकम कितने कर पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप ओवरकम करने वालों में से हैं क्या। दूसरा सिनेरियो बताती हूँ। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मान लीजिए आपके घर में आपके माता पिता भाई बहन किसी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। चाहती नहीं हूँ मैं ऐसा, लेकिन हम मान के चलते हैं एक्सीडेंट हो गया, बहुत खून बह रहा है, सब कुछ है। आप भागे भागे जाएंगे और हॉस्पिटल लेके जाएंगे उन्हें, एम्बुलेंस से या किसी भी वाहन से लेके जाएंगे ना, वहाँ डिस्ट्रैक्शन होगा क्या आपको? वहाँ फेसबुक चलाने की याद आएगी, ट्विटर चलाने की, व्हाट्सएप की, दोस्त को फ़ोन करने की, टाइम वेस्ट करने की? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? डिस्ट्रैक्शन तो वहाँ पे भी है।
क्यों नहीं आएगी? अब आप जाते हैं, रास्ते में आपको ट्रैफिक जैम मिल जाता है, ट्रैफिक जैम है, जा नहीं पा रही है एम्बुलेंस आगे, वहीं रुके रहेंगे या दूसरा रास्ता निकालेंगे? दूसरे रास्ते से जाएंगे ना, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है? सांस लेने जितना ज़रूरी है, पहुंचना ही है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है मेरे पास। ये सोच के चलेंगे ना तो कौन सी ताकत पेपर होने से रोक देगी? कोई नहीं रोक सकती। तो आपको इतना ज़रूरी इस चीज़ को मानते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस हैं इन्हें दूर करना पड़ेगा। वही बात है, ये जो आपके 3 महीने आगे आने वाले हैं वो अगले 30 साल डिसाइड करने वाले हैं। अभी इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसी के साथ आपको तैयारी एक और भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप केवल अपना भविष्य नहीं, आप अपने आप को भी बना रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं। तो वो दूसरी चीज़ क्या है? आपको अभी से ही सीखना ये भी पड़ेगा कि मैं पास नहीं हुआ या हुई तो क्या फेलियर हैंडल करने में सक्षम है? ये चीज़ भी देखनी होगी, क्योंकि बहुत से लोग टूट जाते हैं इस चीज़ से। टूटते क्यों हैं? क्योंकि अधमरी से तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं या पूरी भी करते हैं तो भी नहीं मिल पाता है, तो उन्हें लगता है बस यही सब कुछ था और अब नहीं हुआ तो अब क्या? तो उसकी तैयारी मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ कि संघर्ष करना चाहिए। सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि आप संघर्ष करोगे ना तो जीवन में आप कुछ अच्छा कर ही लोगे, आज नहीं तो कल। तो ये बिल्कुल 100% है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आपका कर्म है, आप कर्म कर सकते हैं। क्या आपके हाथ में नहीं है डेस्टिनी? किस्मत आपके हाथ में नहीं है, किस्मत का हमें नहीं पता। आप 100% अपनी ओर से तो पूरी कोशिश कीजिए, 100% कोशिश की, पूरी की, जी जान लगा दी, उसके बाद आसमान में छोड़ दीजिए, प्रकृति को बोल दीजिए कि बस मैंने अपनी ओर से कोशिश कर ली है, बस। फल हमारे हाथ में नहीं होता, फल सामने से आता है हमेशा। सामने से कहाँ से? परमात्मा कह दो, उसे प्रकृति कह दो, उसे डेस्टिनी कह दो, उसे कुछ भी कह सकते हैं, वहाँ से फल आता है, हमारे हाथ में नहीं है। कई बार क्या होता है, किसी की डेस्टिनी ना बहुत भारी होती है, हावी होती है। हावी कैसे? कि एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर, तीसरा फेलियर चलते रहते हैं, लेकिन इंसान नहीं झुकता है, गिरता है खड़ा हो जाता है, गिरता है खड़ा हो जाता है, वो उसका एटीट्यूड है। तो एक समय कैसा आता है कि जब डेस्टिनी खड़ी नहीं हो पाती है, डेस्टिनी फिर पीछे पीछे चलती है। यदि आप में इतना दम हुआ ना तो आपकी जो किस्मत है वो आपके पीछे पीछे चलेगी, फिर आप अपनी किस्मत लिखेंगे अपने हाथों से। इतना दम अपने अंदर पैदा करना है, ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना है, और इसी एटीट्यूड के साथ तैयारी करनी है, ये बेहद ज़रूरी है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, नकारात्मक आजकल दुनिया ज़्यादा हो रखी है, मतलब दूसरों को टांग खींचना या दूसरे नहीं कर पाएंगे, बोलते हैं ना, अरे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती ये चीज़, इससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि उनके बोल तो ये है कि तू नहीं कर सकता है या कर सकती है, लेकिन उनका इशारा खुद की तरफ है, क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो दूसरों को बोलते हैं। और मैं बताऊं, ये ना महापाप है ऐसी चीज़ बोलना। कारण उसका क्या है कि कभी कभी किसी के पास केवल उम्मीद ही होती है, केवल उम्मीद के सहारे चल रहा होता है, लेकिन आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि नेगेटिव ज़्यादा हो रखा है, तो वहाँ से भी नहीं घबराना है। अपने जीवन की जो बागडोर है अपने हाथ में रखनी है। लाइफ एक गाड़ी की तरह है ना, उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में रखना और सोचना है, इस एटीट्यूड से चलना है, और ऐसे ही एटीट्यूड में रहना है कि यदि मैं दुखी होता हूँ, खुश होता हूँ, कुछ भी होता हूँ तो अपनी वजह से होता हूँ, मेरी वजह रहेगी, मैं बाहर की परिस्थितियों से विचलित नहीं होता हूँ। आज मेरा एग्ज़ाम है, मुझे एग्ज़ाम करना है, पूर्ण शिद्दत के साथ ये पेपर देना है, पेपर क्लियर होता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे फल मिल गया। नहीं तो ये सामने एक कोट लिखी हुई है, आप समय से पहले तो नहीं जा रहे हैं, वो मैं पढ़ रही थी वहाँ बैठे बैठे। तो सबकी क्लॉक होती है अपनी अपनी, जब आपका समय आएगा अपने आप आपकी डेस्टिनी आपको ले जाएगी, नहीं तो आप डेस्टिनी के आगे आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मैं मौजूद सभी टीचर्स को कहना चाहूँगी कि यहाँ का रिजल्ट बताया जा रहा है, 39 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, 4
पिछले 4 सालों में उनको रोजगार मिला है। तो मतलब टीचर्स कितने जबरदस्त लेवल का स्टैंडर्ड का पेपर बना रहे होंगे, और कैसे आपको अभी जैसे नींद में होता है ना, झकझोर देते हैं, देखो तुम्हारा रिजल्ट अब ये है, इतने नंबर आ रहे हैं, और 3 महीने बाद तुम कहाँ पे खड़े होगे। तुम्हें अगर अब अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उस झकझोरने के लिए इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का, टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।